चलिए मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ जिसमें आप किसी प्लेन में विंडो सीट पे बैठे हो एंड 17,000 फीट की ऊंचाई पे आपका साइड विंडो का ग्लास प्लेन से अलग हो जाता है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप उस टाइम क्या फील करेंगे? या बात करें सेकंड सिनारियो में, तो उड़ते हुए प्लेन में यदि आपको किसी ने उल्टा लटका दिया तो इस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा? प्रोबेबली कुछ समय के लिए यमराज के दर्शन जरूर हो सकते हैं। वेल, जोक अपार्ट, जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 के साथ, जो कि इंग्लैंड से स्पेन के लिए उड़ान भरती है, लेकिन 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ते हुए प्लेन से विंड स्क्रीन अलग हो जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन का आधा शरीर हवाओं के प्रेशर की वजह से बाहर की ओर चला जाता है। बट कॉकपिट का विंड स्क्रीन 17,000 फीट की ऊंचाई पे प्लेन से अलग क्यों हो जाता है? किसकी गलती होती है? क्या पायलट की जान बच पाई? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 10 जून 1990, ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 अपने लोकल टाइम सुबह के 8:20 पे बर्मिंघम एयरपोर्ट इंग्लैंड से 81 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स के साथ मलागा एयरपोर्ट स्पेन के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन को 2 पायलट्स मिलकर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसपे कैप्टन टिम लैंकेस्टर होते हैं, जिन्हें 11,050 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। वहीं को पायलट एलिस्टर एचिसन होते हैं, जिन्हें 7,500 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। धीरे धीरे प्लेन का एल्टीट्यूड पायलट इंक्रीज करने लग जाते हैं एंड तकरीबन उड़ान के 13 मिनट बाद प्लेन 17,300 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ान भरने लग जाता है। जब प्लेन अपने टेक ऑफ से नॉर्मल कंडीशन में आता है, तब पायलट्स ये अनाउंस करते हैं कि पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट को लूज कर सकते हैं। साथ ही पायलट्स भी अपनी सीट बेल्ट्स को लूज कर लेते हैं। बता दें आपको, पैसेंजर्स एंड पायलट्स की सीट बेल्ट में काफी डिफरेंस होता है। पैसेंजर का सीट बेल्ट बस कमर को बांधे रखता है, जबकि पायलट्स को शोल्डर एंड कमर पे सीट बेल्ट्स को टाइट करना होता है। कोइंसिडेंटली पायलट्स उस टाइम पे शोल्डर की सीट बेल्ट को लूज कर लेते हैं, बट कमर का सीट बेल्ट स्टिल लगा कर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स के लिए मील सर्व करने लग जाते हैं। इसी दौरान कॉकपिट से काफी तेज बैंग की आवाज आती है एंड तेज आवाज के साथ कॉकपिट का विंड स्क्रीन प्लेन से अलग होकर हवा में उड़ जाता है। विंड स्क्रीन के उखड़ते ही प्लेन में डिकम्प्रेशन बढ़ने लग जाते हैं एंड अंदर से बाहर की ओर जोरदार झटका लगता है। अचानक हुए डिकम्प्रेशन के कारण उस विंड स्क्रीन के सामने बैठे कैप्टन लैंकेस्टर को भी एक जोर का झटका लगता है एंड वो अपनी सीट से उड़ते हुए बाहर की ओर खींचे चले जाते हैं। बट सौभाग्य से कमर की सीट बेल्ट टाइट होने की वजह से लैंकेस्टर का आधा शरीर ही बाहर जाता है, बट रैपिड डिकम्प्रेशन के कारण उनका बंधा हुआ टाइट सीट बेल्ट भी ज्यादा देर तक कैप्टन को रोक नहीं सकता था एंड सीट बेल्ट के अलग होते ही कैप्टन को इंजन अपने अंदर खींच लेता, जिसकी वजह से कैप्टन के साथ सभी पैसेंजर्स एंड क्रू की भी जान जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर रैपिड डिकम्प्रेशन के कारण प्लेन का डोर भी पूरी तरह से खुल चुका था, जिस कारण प्लेन के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फ्लाइट 5390 ब्रिटिश एयरवेज का काफी पुराना प्लेन था, जिसमें ऑक्सीजन मास्क जैसी सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने की दिक्कत में भी क्रू मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते थे। और इस तरह प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स कॉकपिट के बाहर विंड स्क्रीन पे लटके कैप्टन एंड प्लेन के बीच एक जिंदगी एंड मौत की लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी जीत या हार की जिम्मेदारी अब बस को पायलट एलिस्टर के पास थी। एलिस्टर काफी एक्सपीरियंस पायलट्स थे। ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने अपना होश ना गवाकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। जब भी प्लेन में फॉग एंड हवा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आसपास दिखना भी बंद हो गया था। साथ ही कॉकपिट में रखे सभी पेपर्स इन हवाओं में प्लेन में बिखर कर उड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर कैप्टन को बचाना को पायलट एलिस्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज था। कुछ मिनट बाद ही प्लेन का ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड प्लेन सडनली डिसेंड होने लग जाता है। साथ ही कैप्टन का आधा बाहर शरीर प्लेन के पार्ट से हवा के प्रेशर के कारण कंटिन्यू टकराता रहता है, जिसके कारण कैप्टन की बॉडी एंड सिर से ब्लड आने लग जाते हैं, मानो पूरी प्लेन की बॉडी खून से लाल हो गई हो। कुछ ही टाइम पे कॉकपिट के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट नाइजेल ऑगडेन एंटर करती है एंड कॉकपिट की सिचुएशन देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर प्लेन के बाहर लटके हुए कैप्टन के पैर को पकड़ लेती है एंड अंदर की ओर खींचती है, लेकिन हवा के प्रेशर की वजह से ये नामुमकिन सा लग रहा था।
लगातार खून गिरने, मौसम के बदलाव जहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास होता है, साथ ही विंड प्रेशर की वजह से कैप्टन लैंकेस्टर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे डेथ हो गई हो। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट एंड को पायलट इस सिचुएशन में भी हार नहीं मानते हैं। सिचुएशन तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब प्लेन का डोर टूटकर उसका कुछ हिस्सा कॉकपिट में आकर हाई थ्रोटल में फंस जाता है, जिसके कारण प्लेन डिसेंडिंग की और स्पीड बढ़ जाती है। बता दें आपको, थ्रोटल प्लेन के इंजन के पावर को कंट्रोल करता है। यदि थ्रोटल हाई पे होता है तो प्लेन की स्पीड बढ़ती जाती है एंड लो पे होने पे घटती जाती है। सो फ्लाइट 5390 के थ्रोटल में डोर के पार्ट अटक जाने से उसके डिसेंडिंग की स्पीड और बढ़ती जाती है, जैसे कोई साउंड की स्पीड से नीचे की ओर गिर रहा हो। बाय द वे, यदि आपने चाइना में हुए रिसेंट क्रैश की वीडियो नहीं देखी है, जहां पे प्लेन ऑलमोस्ट साउंड के स्पीड से गिरकर क्रैश हुआ था, तो चैनल पे जाकर या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। कमिंग टू द फ्लाइट 5390, गिरते प्लेन में किसी तरह से को पायलट एंड फ्लाइट अटेंडेंट्स थ्रोटल में फंसे हुए डोर को हटाते हैं। इसके बाद को पायलट एलिस्टर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो कुछ हद तक हो भी जाता है। प्लेन के थोड़े कंट्रोल के बाद को पायलट पास के एटीसी से कांटेक्ट करते हैं, बट कॉकपिट में आती तेज हवाओं की वजह से ना तो को पायलट एटीसी की आवाज को सुन पाते हैं एंड ना ही एटीसी को पायलट की आवाज को सुन पाता है। एटीसी को क्विकली अपनी सिचुएशन समझाने के लिए एलिस्टर बस इतना बोलते हैं, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी, जिससे एटीसी समझ जाता है कि कुछ इमरजेंसी है। बता दें आपको, प्लेन में एविएशन लॉ के अंडर हर एक सिचुएशन के लिए एक टर्म दिए जाते हैं, जो कि एटीसी से बात करते टाइम पायलट यूज कर सकते हैं, जिसे बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए एटीसी आसानी से सिचुएशन को समझ सकते हैं। ऐसे ही पायलट एंड एटीसी के बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से भारत में चक्री दादरी का क्रैश हुआ था, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। एटीसी ने इस सिचुएशन को समझने के बाद साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर को पायलट के सामने काफी चैलेंज अभी और भी आने वाले थे, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी कैप्टन के पैर को पकड़ रखी थी। को पायलट धीरे धीरे प्लेन को कंट्रोल करते हुए 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे प्लेन को लेकर आए, जहां पे बाकी पैसेंजर्स स्मूथली फिर से सांस ले पाए। दूसरी ओर को पायलट को एटीसी ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे प्लेन को लैंड करवाने का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, जिसके बाद को पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। बट इमरजेंसी लैंडिंग में को पायलट के सामने दो बड़े चैलेंज थे, जिसमें फर्स्ट चैलेंज था ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 के इमरजेंसी लैंडिंग के प्रोसीजर को फॉलो करना, जो कि कॉकपिट में ऑपरेट करने वाले सभी पायलट्स को करना होता है एंड दिए गए चेकलिस्ट को टिक आउट करना होता है। बट फ्लाइट 5390 में कैप्टन के नहीं होने के कारण ये सभी प्रोसीजर को अकेले को पायलट को ही हैंडल करना था, जो कि ऐसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वहीं सेकंड चैलेंज को पायलट के सामने फ्लाइट 5390 में भरा हुआ फ्यूल था। एविएशन लॉ एंड एयरलाइन कंपनीज के गाइडलाइंस के अनुसार लैंडिंग के दौरान प्लेन में फ्यूल उतना ही रखना ज्यादा बेस्ट होता है जितना कि प्लेन के कंजम्पशन में जरूरत हो, क्योंकि लैंडिंग के दौरान यदि टन ऑफ फ्यूल को भरकर लैंड कराया जाए तो ऐसी सिचुएशन में प्लेन क्रैश भी हो सकता है, लैंडिंग गियर ब्रेक भी हो सकता है एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है। बट ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि उड़ते हुए प्लेन से फ्यूल को डंप कराया जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक ओल्ड मॉडल प्लेन था। सो यदि प्लेन में ऐसे फीचर नहीं हो तो यूजुअली इस सिचुएशन से निपटने के लिए कैप्टन को गो अराउंड का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसमें उन्हें एयरपोर्ट के आसपास तब तक चक्कर लगाने होते हैं जब तक प्लेन में फ्यूल कम नहीं हो गए हों। लेकिन फ्लाइट 5390 में कंडीशन ऐसी थी कि को पायलट गो अराउंड के भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि लैंडिंग में जितना टाइम लगता कैप्टन एंड पैसेंजर्स के लिए उतना ही ज्यादा जान का खतरा होता। साथ ही कैप्टन के पैर को पकड़े हुए फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ भी अब जवाब दे चुके थे, लेकिन कैप्टन के पैर को तब भी थामा हुआ था। सभी सिचुएशन को देखते हुए को पायलट एलिस्टर ने प्लेन को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे हार्ड लैंडिंग कराने का डिसीजन लिया, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनके सामने एक और समस्या सामने आ गई। जनरली सभी एयरपोर्ट पे प्लेन कहाँ पे लैंड होगा एंड कितना दूर जाकर रुकेगा, ऐसी नेविगेशन प्रोवाइड करने के लिए एयरपोर्ट पे इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ILS लगे होते हैं। बट दुर्भाग्य से साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से को पायलट एलिस्टर को अपनी आंखों से देखकर यह डिसाइड करना था कि प्लेन कहाँ पे लैंड होगा, लैंडिंग के दौरान प्लेन की स्पीड क्या होगी,
पोजीशन क्या होगी एंड साथ ही एयरपोर्ट की डायरेक्शन क्या होगी। सो ऐसी सिचुएशन में पायलट का एक्सपीरियंस होना उनका सबसे बड़ा एसेट होता है जिसके ऊपर पायलट भरोसा कर सकते हैं। एंड इसी भरोसे को बरकरार रखते हुए को पायलट एलिस्टर ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे प्लेन की हार्ड लैंडिंग करवाई। हार्ड लैंडिंग के दौरान फ्यूल के वेट की वजह से प्लेन के चारों टायर एक एक करके ब्लास्ट हो गए, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट पे पूरी तरह से इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करवा दी थी। प्लेन एयरपोर्ट पे टचडाउन के बाद टायर के ब्लास्ट होने पे स्पीड स्लो हो जाती है एंड थोड़ी आगे जाकर को पायलट फ्लाइट 5390 को रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। प्लेन के रुकते ही सबसे पहले कैप्टन को बाहर उतारा गया, बट उनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। बट गनीमत ये रही कि उनकी सांसें तब भी चल रही थी, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं दूसरी ओर सभी पैसेंजर्स को एक एक करके सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। इस घटना में कैप्टन लैंकेस्टर अपने लोकल टाइम 8:33 पे विंड स्क्रीन के बाहर लटके थे एंड प्लेन अपने लोकल टाइम 8:55 पे लैंड होता है। मींस ऑलमोस्ट 22 मिनट तक कैप्टन तेज विंड प्रेशर को झेलते रहे। उनकी बॉडी से ब्लड निकलता रहा एंड साथ ही उनकी बॉडी प्लेन से लगातार टकराती रही, लेकिन सौभाग्य से कैप्टन की सांस तब भी चल रही थी। बात करें यदि इन्वेस्टिगेशन की, तो इस घटना के बाद वहां की लोकल पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने फॉरेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन में मिलने वाला क्लू साथ ही रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर था। दरअसल फ्लाइट 5390 को इस उड़ान के पहले सेम डे वाली रात को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था, जिसके मेंटेनेंस में यह भी लिखा गया था कि इस प्लेन के विंड स्क्रीन को चेंज करना है। एज एविएशन गाइडलाइंस प्लेन की मेंटेनेंस के लिए हर एक प्रोसीजर में एक टीम असाइन होती है, जो कि अपने स्टेप को करने के बाद नेक्स्ट टीम को फॉरवर्ड कर देती है एंड ओवरऑल बाद में इसकी फाइनल रिपोर्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को बनाना होता है। बट जब फ्लाइट 5390 को मेंटेनेंस पे भेजा गया, तब उस टाइम पे एक ही मेंटेनेंस करने वाला इंजीनियर अवेलेबल था, जिसे ये काम सौंपा गया। विंड स्क्रीन चेंज करने के दौरान इसमें ऑलमोस्ट 90 बोल्ट्स लगने थे, लेकिन मेंटेनेंस इंजीनियर ने 90 बोल्ट्स में 84 बोल्ट्स 0.66 mm के साइज का लगा दिया था, जो कि काफी छोटे साइज का था। एंड 6 बोल्ट्स जो लगे थे वो 821170 मॉडल के थे, जो एक्चुअल फ्लाइट 5390 में लगने थे। सो 84 वोल्ट्स के साइज कम होने की वजह से विंड स्क्रीन 17,000 फीट पे हवा के प्रेशर को झेल नहीं पाई। यूजली रूल के अकॉर्डिंग प्लेन के हर एक पार्ट को चेंज करने के लिए एक मेंटेनेंस बुक दी जाती है, जिसे फॉलो करके पार्ट्स को चेंज करना होता है, लेकिन मेंटेनेंस इंजीनियर ने इन सभी रूल्स को इग्नोर कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विंड स्क्रीन में लगे हुए वोल्ट इन्वेस्टिगेटर्स को चोलसे गांव के पास रिकवर हो जाते हैं एंड ओवरऑल कंक्लूजन में इन्वेस्टिगेटर्स ने शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर एंड बर्मिंगम एयरपोर्ट मैनेजमेंट को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस क्रैश में किसी की जान तो नहीं गई, बट 2 मेजर इंजरीज हुए। साथ ही इस क्रैश के हीरो को पायलट एलिस्टर एचिसन एंड केबिन क्रू मेंबर सुसान गिविंसन एंड नाइजल ओगडेन को क्वींस कमेंडेशन फॉर वैल्यूएबल सर्विस इन द एयर के अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही अगले 5 महीने के अंदर कैप्टन टिम लैंकेस्टर रिकवर करके वापस फ्लाइंग पे लौट जाते हैं। इस क्रैश के बाद ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 को 1993 में जारो इंटरनेशनल एक चार्टर्ड प्लेन कंपनी को बेच दिया जाता है, जहां 2002 में इस प्लेन को स्क्रैप कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन टिम लैंकेस्टर 2003 तक ब्रिटिश एयरवेज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड इसके बाद 2008 तक ईजीजेट कंपनी में बतौर पायलट काम करते हुए कमर्शियल पायलटिंग से रिटायर्ड हो जाते हैं। आप यदि ऐसे सिचुएशन में को पायलट होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।